हाँ, when 1 is in excess. इक्वेशन 2 कौन सा बच्चा? बच्चा इंटीग्रेशन टर्म का क्या यूज है? मतलब इंटीग्रेशन टर्म का ऐसा हमें कोई यूज नहीं है, बस ये है कि हमें उसका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पता होना चाहिए, पूछा नहीं जाता है सच, ठीक है। लेकिन आप सब बोल रहे थे मेरे से कि सर a प्लस बी अगर अलग अलग होगा तो क्या बनेगा, तो वो मैंने आपको दिखा दिया कि ये उसकी फॉर्म होती है। मैं उसके इंटीग्रेशन पे नहीं गया हूँ, क्योंकि इसका आई थिंक एक पेज का इंटीग्रेशन होता है, काफी लंबा होता है, तो हमारे मतलब का नहीं है, तो उसे मैंने स्किप किया है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो ये देखो, क्वेश्चन कहने का मतलब है कभी भी अगर आपसे बोल दिया जाता है इट्स वी आर कैरिंग आउट अ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना है, बस आपने फर्स्ट ऑर्डर की तरह ही उसको ट्रीट करना है, बस मैंने ये बोला। समझ में आ गया? अगर आपसे सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल दिया है ना, तो आपने परेशान नहीं होना है, सूडो है, फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं प्योर, इट्स सूडो, तो करे क्या? कुछ नहीं करना होता है, आपने फर्स्ट ऑर्डर का ही रेट इक्वेशन, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर पे बॉक्स बनाया है, ना कि वो जब ए और बी की कंसेंट्रेशन अलग अलग थी और उसका जो फॉर्म बना था जो ऑन इंटीग्रेशन के बाद मैंने लिखा, मैंने उसमें बॉक्स नहीं कवर किया। कारण ये है क्योंकि ये वाली इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है सूडो के लिए। बस इतना ध्यान रखना कि आपको ये पता हो कि वो सूडो है किसके रिस्पेक्ट में, मतलब यहाँ पर ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, लेकिन ये सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बन रही है किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। इट्स अ यूनिमोलिकुलर रिएक्शन और सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए। बी का तो इफेक्ट हट गया क्योंकि वो बिकम कांस्टेंट, ठीक है, तो बी तो कांस्टेंट हो गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपको रिएक्टेंट्स दे रखे हैं इंफॉर्मेशन पे या क्वेश्चन के अंदर, तो उस पर किस तरह की इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे कि आप ये कंक्लूजन निकाल सको कि हमारा जो ये सूडो यूनिमोलिकुलर बन रहा है वो किस रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बन रहा है। तो ऑब्वियसली उसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बनेगा जिसकी कंसेंट्रेशन कम होगी। क्लियर हो गया? और एक बार आपको ये पता लग जाता, सिंपली आपने वही फॉर्म यूज करनी है, ln a नॉट अपॉन पे a इज इक्वल टू kt, बस क्वेश्चन को खत्म कर देना। हाँ, बस एक सवाल ऐसा आ सकता है कि जब हमने ये ln a नॉट बाय a इज इक्वल टू kt बनाया है, तो यहाँ पे जो k है दिस इज k1, तो इट्स अ रेट कांस्टेंट ऑफ सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। लेकिन हमने देखा है कि जो रेट कांस्टेंट है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का, वो प्योरली रेट कांस्टेंट नहीं है, इट इज अ रेट कांस्टेंट ऑफ बायोमोलिकुलर रिएक्शन इनटू पे कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट, है ना। तो हो सकता है कि आपको K1 दे रखा हो और आपसे K2 पूछा हो और B नॉट दे रखा हो, मतलब ये बॉक्स में देखो जो लास्ट बॉक्स है, तो इस लास्ट बॉक्स में 3 वेरिएबल्स है ना, तो कुछ भी दिया जा सकता है, आपको K1 दिया जा सकता है, B नॉट दिया जा सकता है, K2 पूछा जा सकता है, आपको K2 दिया जा सकता है, B नॉट दिया जा सकता है, K1 पूछा जा सकता है, आपको K1 K2 दे रखा हो, B नॉट पूछा जा सकता है, कुछ भी आ सकता है। बस एक चीज ध्यान रखना, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह ट्रीट करोगे, ना कि सेकंड ऑर्डर की तरह, ना ही थर्ड ऑर्डर की तरह, ठीक है। अच्छा, बी का माइनस नेचुरल लॉग के अंदर गया ना भाई, अगर माइनस ln x बाई वाई है तो उसको मैं इक्वल टू लिख सकता हूं ln y बाई एक्स, ठीक है, उल्टा कर देते हैं, अब माइनस n को हटाना बाहर से, तो ठीक है। तो अभी कोई डाउट है? तो किसी को कोई डाउट है? नहीं तो फिर हम क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो अच्छा, आपका फर्स्ट सेक्शन का थियरी पार्ट खत्म है, ठीक है। चलो अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमने लास्ट क्लास में हाफ लाइफ मेथड के एक आध क्वेश्चन किए थे ना, या सानो हाफ लाइफ मेथड के किए थे ना क्वेश्चंस? चलो, तो ध्यान रखना हाफ लाइफ में आपकी 4 बजे से क्लास है। मुझे 4 बजे तक तो मेरी क्लास है, 4 बजे तक आपकी क्लास कैसे होगी 4 से? ओके, सो बच्चा आज एक क्वेश्चन और करते हैं अलग सा, ठीक है, जिससे कि आपका एक और पार्ट कवर हो जाए आज ही, ठीक है, जिससे कि नेक्स्ट क्लास में फिर क्वेश्चंस करेंगे बाकी। सो अगेन क्वेश्चन ही है,
चलो ये रहा सवाल। सीधी सी बात है भाई, रेट एक्सप्रेशन का मतलब है R इज इक्वल टू के ए रेज टू पे पावर, उस पावर को फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी बोल सकते हो, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट एक्सप्रेशन में हमेशा प्रॉब्लम आती है पावर की, वो पावर होता है ऑर्डर, ऑर्डर ही कैलकुलेट करना। तो देखो अभी हमने 3 तरीके देखे हैं जिसकी हेल्प से हम ऑर्डर डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, यूनिट ऑफ के, सबसे इजी है, कुछ मेहनत नहीं करनी उसमें। दूसरा, इनिशिएट मेथड, जिसमें वी नीड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन एंड रेट ऑफ रिएक्शन, खत्म। ठीक है। थर्ड, हाफ लाइफ मेथड, in which we need concentration and its corresponding half life। ठीक है, कंसंट्रेशन एंड हाफ लाइफ। तो अगर आप देखो दोनों में कंसंट्रेशन है, दूसरी चीज बदल रही है, एक में रेट ऑफ रिएक्शन है और दूसरे में हाफ लाइफ है। यहां पर देखो, यहां पर भी कंसंट्रेशन है, मतलब कंसंट्रेशन तो कॉमन चल रहा है, पर अब यहाँ पे टाइम इंटरवल आ रहा है, मतलब टाइम आ जा रहा है, ना ही वो टी हाफ है। टी हाफ और टाइम में फर्क है ना। टी हाफ एक स्पेसिफिक केस है जहाँ पे की कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी, पर टाइम तो आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन है नहीं। तो कहने का मतलब, अगर इस टाइप का कुछ सवाल आता है जहाँ पे कि आपको कंसंट्रेशन दिखा रखी है और टाइम दिखा रखा है, तो ना ही वो क्वेश्चन आपका इनिशिएट मेथड से सॉल्व होने वाला है, क्योंकि एज सच हमें जो रिक्वायरमेंट है वो दिख नहीं रही है, और ना ही वो सवाल हमारा हाफ लाइफ मेथड से होने वाला है, हमें जो दिख नहीं रहा है। ठीक है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हमें सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि जिसको हम हाफ लाइफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें देखेंगे एक बुक में क्वेश्चन होगा। ठीक है, वहां पर चीजों को इस तरह से भी किया जा सकता है, पर यहाँ पर नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम चौथा मेथड यूज करते हैं, जो हमने पढ़ा था ना, ग्राफिकल मेथड। हमने डिस्कस किया था, मैंने आपसे बोला था कि हम एग्जाम में ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करते क्योंकि वी डोंट हैव अ ग्राफ इन द एग्जाम। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा टेक्निक यूज करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड आप लैब में यूज कर लेते हो, बिकॉज यू गेट अ ग्राफ देयर, बट इन एग्जाम वी डोंट हैव अ ग्राफ। ठीक है, सो फॉर दैट वी यूज एन ऑल्टरनेटिव मेथड। और वो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या कहता है, या वो क्या यूज करता है, बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है, मतलब रेट कांस्टेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई अगर आप ए से बी एक रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हो, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो, और आप उस कंसंट्रेशन की हेल्प से के को फाइंड आउट करते हो, कंसंट्रेशन और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग टाइम से अगर आप के की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, तो वो के की वैल्यू हर वक्त सेम आने वाली है। यस और नो? तो के की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस पर हम क्या करते हैं, इस पर हम हिट एंड ट्रायल मारते हैं कि लेट से पहले मान लिया हमने जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर मारा, तो फिर के की वैल्यू जीरो ऑर्डर पे निकालना शुरू करते हैं। अगर मैच कर रहा है तो हम बोलेंगे सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, नहीं मैच कर रहा फिर फर्स्ट पे जाएंगे। तो थोड़ा सा लेंथी मेथड होता है, पर एटलीस्ट ग्राफिकल के अगर हमारे पास ग्राफ का लिमिटेशन है तो उसकी जगह हमें एक मेथड मिल रहा है करने को। ठीक है, और ग्राफिकल मेथड भी बहुत लेंथी होता है, ध्यान रखना। सो यहाँ पर हमने क्या बोल दिया, लेट से हमारा जो ऑर्डर है वो जीरो ऑर्डर है। ठीक है, एटलीस्ट 3 रीडिंग्स तो लेना, अगर 2 में अलग आ गया बहुत ज्यादा तो लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पर अगर सामने सामने आ रही, आसपास चीज आ रही वैल्यूज, तो एटलीस्ट 3 तो लो। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्म है दैट ए नॉट माइनस ए अपॉन पे टी इज इक्वल टू के। ये फॉर्म होता है कि नहीं होता? तो इसका जो फर्स्ट केस आएगा, के इज इक्वल टू ए नॉट कितना है, सी नॉट, देख लो आप। ठीक है, और ये मैं अभी इसको लूंगा, एक बार मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, एक बार मैं इसको ले लूंगा। ठीक है, और अगर मेरे दोनों मैच कर रहे, आसपास आ रहे हैं, तो फिर मैं इसको भी एक बार ट्राई मार के देख लूंगा इसको। ठीक है, और अगर ये तीनों मैच कर रहे हैं, फाइनल है। तो ये हमारा बन गया सी नॉट माइनस पे, अभी कंसंट्रेशन क्या हो गई, ए सी नॉट अपॉन पे एल माइनस जीरो विच इज एल। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा 1 माइनस ए सी नॉट अपॉन पे एल। और इसके ऊपर क्वेश्चन है बच्चा आपको प्रीवियस ईयर्स में। सेकंड,
k इज इक्वल टू अगेन सी नॉट माइनस पे, अब मैं 12 वाला टाइम ले रहा हूं तो कंसेंट्रेशन कितनी बन गई, ए स्क्वायर सी नॉट अपॉन पे 2। तो इसको अगर मैं करूंगा तो ये बन जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर सी नॉट अपॉन पे 12। देख लो, तो आप खुद देखो ये दोनों मैच तो नहीं करते हुए दिख रहे हैं मुझे कहीं से भी। ठीक है, तो मैं इसको यही रोक रहा हूं और आगे जा रहा हूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, बच्चा एल मतलब क्वेश्चन पढ़ा आपने, क्वेश्चन पढ़ा या सीधा मैं जो लिख रहा हूं बस वही कॉपी कर रहे हो, उसे देख रहे हो? क्वेश्चन तो पढ़ो एटलीस्ट। नहीं तो ऐसा सवाल मत पूछो एल क्या होता है, मैं ये बोलूं एल फॉर लायन तो भाई वो सही चीज नहीं है ना। क्वेश्चन तो पढ़ो। एल इधर एल का मतलब क्या है, एल इधर टाइम है बच्चा, आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार। तो हमने बोलती फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो मेरा के आता है इट इज इक्वल टू 1 अपॉन टी एल एन ए नॉट बाय ए। देख लो क्या आता है। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट केस ट्राई मारा, दैट के इज इक्वल टू टी कितना हो जाएगा 1 अपॉन एल एल। ठीक है, और एल एन जीरो के टाइम पे कंसेंट्रेशन है मेरी सी नॉट और इस वक्त है मेरी कंसेंट्रेशन ए सी नॉट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, फॉर्म आएगा मेरा 1 अपॉन एल एल एन पे 1 बाय ए। देख लो, सेकेंड के इज इक्वल टू, अब मैं 12 वाला टाइम ले रहा हूं तो 12 का टाइम लूंगा तो टाइम जीरो की कंसेंट्रेशन तो अभी भी सी नॉट है, लेकिन 12 की कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, ए स्क्वायर सी नॉट। तो बच्चा आप खुद देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 12 एल एन पे 1 अपॉन ए द होल स्क्वायर। सी नॉट से सी नॉट कैंसिल हो जाएगा ना, और 1 अपॉन ए द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब इस 2 को मैं आगे ले आऊं और 2 को जब मैं आगे लाऊंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर बनेगा एल एन 1 अपॉन ए। सेम फॉर्म आ रहा है, देख लो। एक बार थर्ड भी ट्राई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 3 एल एन पे सी नॉट ए क्यूब सी नॉट, चेक कर सकते हो। सी नॉट से सी नॉट कैंसिल, आपको दिख रहा आंसर आ रहा होगा 1 अपॉन 3 एल एन पे 1 अपॉन ए क्यूब, 3 आगे आएगा कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन एल एल एन पे 1 अपॉन ए। मैच कर रहा है, तो मतलब आर इसका मतलब रेट एक्सप्रेशन क्या बना, आर इज इक्वल टू के ए, या फिर मैं इसको प्रॉपरली लिखूं तो के सी। ठीक है, के सी ये भी लिख सकते, सी इज द कंसंट्रेशन है बेसिकली, तो उससे हमने रिप्रेजेंट किया है। अगर 2 होता तो स्क्वायर कर देते, 0 होता तो सी रेज़ टू 0। बच्चा अगर शॉर्ट ट्रिक होती तो मैं शॉर्ट ही देता ना आपको, मैं क्यों इतनी लेंथी देता, सोचो। ठीक है, मैंने आपसे एक चीज बोल रखा है कि कई बार इस क्वेश्चन पे जहां पे आपको कंसंट्रेशन और टाइम दे रखा हो उसको मैं शॉर्ट कर सकते हैं अगर उस तरह से इंफॉर्मेशन हमें मिली है। ठीक है, पर अगर उस तरह से इंफॉर्मेशन मिली तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें इसी तरीके से आना पड़ेगा। अभी ग्राफिकल मेथड से तो बेटर ही है, क्योंकि ग्राफ आप बना नहीं सकते हो। आप कभी भी पढ़ना तो आप जरूर ये पढ़ते हो कि वी कैन डिटरमाइन ऑर्डर बाय ग्राफिकल मेथड, बाकी मेथड्स भी होते हैं, उसमें ग्राफिकल मेथड भी होता है। ग्राफिकल मेथड का लिमिटेशन आ गया एग्जाम में। अब सवाल ग्राफिकल मेथड का आएगा तो क्या करोगे, अगर ग्राफिकल मेथड भी ड्रॉ करते हो तो उसके लिए भी तो आप हिट एंड ट्रायल मारोगे। पहले आप देखोगे चलो भाई कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम है, तो पहले आप जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट ड्रॉ करोगे, नहीं मैच करेगा, फिर सेकंड ऑर्डर के लिए ड्रॉ करोगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, जिसमें मैच करेगा प्लॉट उसको आप बोल दोगे हाँ ये मेरा ऑर्डर है। तो वो भी तो एक लंबा मेथड है, समझ में आ रहा है। ग्राफिकल मेथड का मतलब थोड़ा ना एक ही प्लॉट में फाइनल हो गया। ठीक है, तो वो चीज है। और हाँ, अगर कोई बच्चा देख के बता सकता है कंसंट्रेशन और टाइम को कि यहाँ पर जो वेरिएशन आने वाला है ये स्ट्रेट लाइन का वेरिएशन आएगा कि एक्सपोनेंशियल का वेरिएशन आएगा, बहुत ही बढ़िया, वो तो वैसे टिक कर दो। ठीक है, वो तो वैसे टिक कर दो, पर वो पॉसिबल नहीं है पता हर जगह पे। आप सिर्फ एक ही चीज को डायरेक्टली मार्क कर सकते हो अगर कोई चीज लीनियरली चेंज हो रही हो, लीनियरली। क्योंकि लीनियरली में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों का इंटरवल चेंज बराबर लेवल पे चेंज हो रहा था। मतलब अगर तुमने एक्स को 1 से 2 किया और 2 से 3 किया और 3 से 4 किया तो आपने 1 1 का गैप रखा है ना,
तो y हमारा कैसे चेंज हो रहा होगा, समझो उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 10 थी तो अभी वो 20 हो गई, फिर वो 20 से 30 होगा, फिर वो 30 से 40 होगा, तो उसमें भी बराबर का चेंज आएगा। अगर ऐसा कोई चेंज आ रहा है कि नीचे भी सेम चेंज दिख रहा है मुझे और ऊपर भी सेम चेंज दिख रहा है, तब आप ब्लाइंडली बोल सकते हो लीनियर चेंज आ रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन और टाइम। ठीक है, उसके अलावा बहुत मुश्किल होता है बताना कि कैसे चेंज आएगा, तो इसलिए यही तरीका है, शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्ट तरीका होता तो मैं बता देता। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप कोई सा भी ऑर्डर का फॉर्मूला अप्लाई करो। देखो हमेशा जो आप ट्राई करना शुरू करोगे वो तो ऑप्शन इस तरह से दे रखे हो, अगर समझो ऑप्शन में पहला 0 दे रखा है, दूसरा फर्स्ट दे रखा है, तीसरा सेकंड दे रखा है, चौथा थर्ड दे रखा है, तो बेटर है पहले 0 ट्राई मारो, फिर फर्स्ट ट्राई मारो, फिर सेकंड ट्राई मारो, फिर थर्ड। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर ऑप्शन डी आपका सही होता है तो आपका लेंथ ही हो जाएगा क्वेश्चन काफी, लेकिन अगर ऑप्शन ए ठीक हो गया तो फिर तो लेंथ ही नहीं है ना, फिर तो बात ही खत्म है। तो ये लेंथ ही आपका डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये चीज है। बच्चा सी नॉट लिख सकते हो इफ यू वांट, ठीक है, पर मैंने सी लिखा है, सी का मतलब है कोई सी भी कंसंट्रेशन, तो आप सी नॉट लिख लो, कोई इशू नहीं उसके साथ मुझे। ठीक है, वो डिफरेंस नहीं क्रिएट करेगा, बस आपको इतना पता होना चाहिए इट शुड बी के इनटू कंसंट्रेशन। ठीक है, अब वो कंसंट्रेशन आप सी नॉट ले लो या सी ले लो, डजंट मैटर। समझ में आई ये चीज? चलो एक और सवाल इसी का करते हैं। ठीक है, एक मिनट, मुझे क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, एक मिनट। चलो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, ये प्रीवियस ईयर्स का है, क्योंकि आप थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, तो एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, एक बच्चे ने पूछा सर एक ही ऑर्डर का रिजल्ट सेम आएगा? बिल्कुल बच्चा, एक ही ऑर्डर का रिजल्ट सेम आएगा, पर कई बार क्या होता है जब आप एक्सपेरिमेंटल डेटा उठाओगे, ये तो आपको एक ऐसा डेटा दिया जहाँ पे बहुत ही फिट वाली वैल्यूज, और जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऑब्वियसली बच्चा आपके डेटा में एरर होगा। तो उस केस में क्या होता है ना कि हर एक की वैल्यू में फर्क आता है, हर एक की वैल्यू पे, फर्स्ट रो, 0, सेकंड रो, थर्ड, सब में थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। तो आप वहां पर कैसे डिसाइड करते हो? जिसमें सबसे कम वेरिएशन होगा, जिसमें सबसे ज्यादा क्लोज होगी ना वैल्यू, सबसे ज्यादा, आप बोलोगे वो ऑर्डर है। ठीक है, अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया जाता है, अगर ऐसे कुछ अल्फाबेट वाइज दिखा रखा है तो कोई इशू नहीं, लेकिन नंबर दे दिया, कंसंट्रेशन 0.1, 0.03 पॉइंट इस तरह से दे दिया, तो उसमें वेरिएशन आता है। ठीक है, हाँ कर सकते हो बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो, सिंस टाइम डिफरेंस इज एल इन दिस इन ईच केस। ठीक है, हाँ तो आप देखो, फिर अगर आपने टाइम इंटरवल सेम लिया तो आप देखो, आप सी जो एक ही कंसेंट्रेशन किस तरह से वेरी कर रही है, आप ये चेक करो फिर। ठीक है, ये अब आप देख सकते हो। ओके, तो मेरे को एक क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था, करते हैं, इजी क्वेश्चन है तो उसको एक बार ट्राई करते हैं। इट्स अ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। ठीक है, सो ये नेट का है, जून 2023 में 2013 में पूछा, सॉरी। ठीक है, नेट का ये। तो अगेन आपका एक रिएक्शन है A2, मैंने शॉर्ट में लिखा है बच्चे। ठीक है, तो मैं इसमें नंबर भी मार्क करता हूँ, क्वेश्चन 4, जब आप पढ़ोगे बुक में देखोगे तो मिल जाएगा आपको। तो इसमें जो कंसंट्रेशन है ए का, तो वो कुछ आपको दे रखा है 1, 0.25 मोल पर लीटर, एंड टाइम इज गिवन एज 0.123। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। बोलो। अब बच्चा इस केस में क्या है कि आप अगेन वैसे ही जा सकते हो हिट एंड ट्रायल से, क्योंकि हमें कंसंट्रेशन टाइम की बात की, लेकिन बच्चा अगर मैं यहाँ पर एक चीज ढंग से देखूं,
ढंग से बिल्कुल। तो मैं अभी सब लिखना बंद करो, कोई टाइप वाइप कुछ नहीं करेगा, ठीक है। अभी आपने बोला था ना कि हम छोटा कोई मेथड है कि कर सकते नहीं कर सकते, मैंने क्या बोला था कि क्वेश्चन पे अगर हमें इस टाइप के जिसमें कि हमें हिट एंड ट्रायल यूज करना है, उस पर अगर इन्फॉर्मेशन इस तरह की कि हम कुछ शॉर्ट तरीका लगा सकते तो जाएंगे। अब इस क्वेश्चन पे देखो 1 से 0.5 मेरा एक हाफ लाइफ है एंड 0.5 to 0.25 इज माई सेकेंड हाफ लाइफ। अब देख सकते हो, यस और नो, यस और नो। सो इसका मतलब जो 1 से 0.5 में उसको कितना मिनट लग रहा है या कितना सेकंड आर जो भी है, ये मेरा टी हाफ 1 है ना। और 1 से 3 दिस इज माई टी हाफ 2। समझ में आई चीज? देखो तो मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और मैं किसमें दे रखा टाइम, सेकंड्स में, ठीक है। तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर मैं जाऊंगा कि भाई जब मेरा कंसंट्रेशन ए का, मैं ए नॉट लिख रहा हूं, ठीक है, और यहाँ पे टी हाफ लिख रहा हूं, ठीक है। जब ए की वैल्यू मेरी 1 है तो टी हाफ मेरा 1 सेकेंड है, देख लो आप। और जब ए नॉट की वैल्यू मेरी 0.5 पे तो मेरा टी हाफ 2 है, चेक कर सकते हो। ये चीज समझ में आया? नहीं तो वो तरीका तो है अपने पास, लेकिन आप बोल रहे थे छोटा चाहिए तरीका। ठीक है, क्या गया? तो बस अभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, अभी तो ऐसे सॉल्व कर देते दैट ए नॉट टू ए नॉट 1 raised to पे n minus 1 is equal to t half 1 पे t half 2। इस क्वेश्चन खत्म है, ठीक है। और वैसे तो आप जैसे ही टी हाफ का वैल्यू आप देखते हो तो आपको अपने आप समझ में आना चाहिए टी हाफ हाफ हो रहा है और सॉरी कंसंट्रेशन हाफ हो रहा है तो टी हाफ डबल हो जा रहा है, तो वहीं से पता लग जाता है सेकंड ऑर्डर। लेकिन स्टिल आप नहीं पहचान पा रहे हो, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये जो पहचानने का काम होता है, ये जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे जितना ज्यादा अपने आप चीजें पहचानने लगोगे। तो हमें पता है ना टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट, तो कंसंट्रेशन जितनी कम होगी, अगर हाफ लाइफ बढ़ते हुए दिख रही है तो इसका अंदर सेकंड ऑर्डर है। तो देखो कंसंट्रेशन 0.5 हो रही है, हाफ हो रही है, तो टी हाफ हमारा डबल हो जा रहा है, तो सेकंड ऑर्डर दिख रहा है। लेकिन स्टिल आप सॉल्व कर लो अगर कंफ्यूजन है। तो टी हाफ 1 कितना है, तो ए नॉट 2 सॉरी ए नॉट 2 ये रहा 0.5, ठीक है। ए नॉट 1 इज 1, so it is n minus 1, so t half 1 is 1 and it is 2, so it is 1। so अभी दोनों 0.5 ही है, दोनों 0.5 है ना मेरा, तो 0.5 n minus 1 is equal to 0.5 n। so इसका मतलब n minus 1 is equal to 1, तो n हो गया 2, आ गया सेकंड ऑर्डर। तो इस क्वेश्चन पे हम शॉर्ट इसलिए लगा पाए तरीका क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन जो कंसंट्रेशन की दे रखी है वो इस तरीके से दे रखी है कि उसको मैं हाफ लाइफ में चेंज कर सकूं। नहीं तो नहीं, कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास अदरवाइज, नहीं तो फिर मुझे पूरा ही वैसे जाना पड़ता, लेंथी। इसमें रेगुलर कहाँ कंसंट्रेशन चेंज आ रहा है, देखो आप पहले 1 से 0.5 है, फिर 0.5 से 0.33 हो गया, तो बराबर का डिफरेंस है। एक में 0.5 का डिक्रीज आया, एक में 0.17 का डिक्रीज आया, फिर आपका 0.8 का डिक्रीज आ रहा है, ठीक है, 0.08 का आई थिंक। तो कैसे आप बोल सकते हो कि सेम है? हाँ ठीक है बच्चे, जो इन्फिनिटी वाला केस है ना वो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें से कभी क्वेश्चन आई नहीं है, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन असाइनमेंट मैंने डाला होगा तो उसको मैं डिस्कस कर लूंगा इन्फिनिटी वाला, ठीक है। हो गया। सो ये हमारा ये वाला मेथड है, इसके भी दो तीन क्वेश्चन और है प्रीवियस ईयर्स में, ठीक है।
उसमें हमारा ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं लग सकता, उसमें हमें पूरा लेकर जाना पड़ेगा मेथड को और उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा, असाइनमेंट अपलोड हो जाएगा। ओके सो आज का इतना काफी, अगर किसी को डाउट आउट है तो पूछ सकते हो। अगर किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है, सूडो बायोमोलिकुलर भी हो सकता है, तो उसके लिए ट्राई मॉलिक्यूलर बायोमोलिकुलर में चेंज होगा। ठीक है हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। टी हाफ वन मैंने 2 नहीं लिया बच्चा, एक बच्चा एक एक करके पूछो। टी हाफ वन मैंने 1 लिया है, टी हाफ 2:2। देखो आप बच्चा डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि टी हाफ वन मेरा 1 से टी हाफ 2 से कम है तो सेकंड ऑर्डर होगा, नहीं। थर्ड के लिए भी यही रिलेशन होता है, टी हाफ मेरा 1 जो होता है टी हाफ 2 से कम होता है। ठीक है तो वो रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब वो रिलेशन क्या है कि सेकेंड ऑर्डर पे जो होता है टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ए नॉट के। तो अगर ए नॉट मेरा आधा हो रहा है तो टी हाफ मेरा डबल हो जाना चाहिए। तो आधा करने पे डबल हो रहा है, या 1/3 करने पे 3 टाइम्स हो जा रहा है ना, मतलब मैंने कंसंट्रेशन को 1/3 कर दिया। ठीक है और मेरा हाफ लाइफ डबल ट्रिपल हो रहा है, तो उधर मैं बोल सकता था सेकेंड ऑर्डर। लेकिन समझो मैंने कंसंट्रेशन आधी की और मेरी जो हाफ लाइफ है वो डबल नहीं हो रही, डबल से कुछ ज्यादा चेंज हो रही है, तब क्या आप सेकंड ऑर्डर बोल पाओगे? नहीं, फिर आपको वर्कआउट करना है। ठीक है तो सही आप बोल सकते हो टी हाफ और टी हाफ 2 की वैल्यू को चेक कर, को कंपेयर करके इट्स अ सेकंड ऑर्डर और नॉट, लेकिन वहां पर रिलेशन मैटर करेगा। तो वो रिलेशन है टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। अगर ए नॉट को आप आधा करोगे तो टी हाफ डबल हो जाएगा, अगर ए नॉट को आप डबल करोगे तो टी हाफ आधा हो जाना चाहिए, एग्जैक्ट आधा पहले वाले टी हाफ का। ठीक है वो मतलब है, तभी आप बोल सकते हो। जैसे इनिशियल रेट मेथड से मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है आई बिलीव बन जाएगा क्योंकि हमारे पास टाइम भी है, कंसंट्रेशन भी है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप ट्राई करना। ठीक है क्योंकि वो बहुत लंबा जाएगा तरीका, बहुत लंबा जाएगा वो तरीका। ठीक है तो इसलिए मैं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, तो जो इजिली हो जाएगा आपसे उस पर फोकस करते हैं। ठीक है तो यहाँ पर बेमतलब का टाइम वेस्ट ना करते हुए आप कर सकते हो, ट्राई करना। मैंने बोला मुझे लग रहा हो जाएगा क्योंकि जिस तरह की हमारे पास इन्फॉर्मेशन, वी हैव कंसंट्रेशन, वी हैव टाइम, सो वी कैन कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन। तो एक चीज का मुझे लग रहा है इशू आ सकता है, क्योंकि वो है हम वहां पर एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं और यहाँ पर हम हमेशा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो क्या हम उस एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को यूज कर सकते हैं वहां पर, ये क्वेश्चन रहेगा जो आप सॉल्व करोगे तो दिखेगा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है तो ये नहीं बोल रहा कि हो ही जाएगा, पर एटलीस्ट ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे कि आप रेट की बात कर सकते हो। तो एक बार ट्राई करके देखो, बनता है तो ठीक है, नहीं बनेगा तो प्रॉब्लम हमें समझ में आएगा कि हाँ यही प्रॉब्लम है जो मैंने डिस्कस किया। ओके बच्चा 2 कैसे लिया आप देखो ना, 0.5 से आपका 0.25 जा रहा है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब 0.5 आधा हो जाएगा अपना, तो देखो 0.5 से 0.25 में कितना टाइम लग रहा है, चेक करो, वो आपका टी हाफ होगा। जनरल फॉर्म ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए सेकंड ऑर्डर का क्या, उसमें हिंट क्या दूं?
बिल्कुल बच्चा, इस क्वेश्चन को आप उससे भी ट्राई कर सकते हो, और आई थिंक ये जो आपने हिट एंड ट्रायल किया था उससे भी आप ट्राई कर सकते थे, और वो उससे भी हो जाता क्योंकि पहले ही ऑप्शन आपका आंसर था, इसलिए वो थोड़ा कम समय लगता आपको। बिल्कुल आप जा सकते थे। मतलब जनरल फॉर्म इंटीग्रेटेड इक्वेशन जो है उसमें आप लगाओ ना, n का वैल्यू 2 रख के देखो, अपना वो फॉर्म बन जाएगा जो आपको चाहिए। चलो देखो आप अभी वो ट्राई तो करो, उसके बाद ही तो हम बात कर पाएंगे ना। करके देखो आप चेक करो, थर्ड ऑर्डर का मुझे आंसर बताओ तो मैं बात करूंगा कि क्या है। ठीक है, आप इसी क्वेश्चन को थर्ड ऑर्डर से ट्राई करो। आपने ये बोला ना थर्ड ऑर्डर चेक करना, तो आप चेक करो एक बार, आप चेक करके मुझे बताओ सर ये वैल्यूज मुझे मिल रही है कि 3 वैल्यूज एटलीस्ट मुझे बता देना, तो फिर हम बात करेंगे। आप खुद भी तो चेक करो एक बार। ठीक है, पॉइंट 5 से 0.33 क्यों नहीं भाई? हाफ लाइफ कैलकुलेट कर रहे हैं बच्चा, हमने हाफ लाइफ चेक किया है। हाफ लाइफ में 0.55 से 0.33 होगा कि 0.25 होगा, बताओ बोलो। बताओ तो फिर कैसे लोगे आप 0.33? इट शुड बी 0.25। ओके सो क्लास, तो आज के लिए इतना काफी है। बच्चा ये सिर्फ इससे ये निकालना कि टी हाफ 1 ग्रेटर देन टी हाफ 2 है, इसलिए ये ज्यादा होगा, ये सेकेंड ऑर्डर होगा, गलत है। टी हाफ 1 टी हाफ 2 से ज्यादा थर्ड ऑर्डर के लिए भी होगा, चेक करना। ठीक है, ओके क्लास, सो आज के लिए तक काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।